नमस्कार बच्चों, हम कृतिका भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम अध्याय 3 जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, ये मधु कांकरिया का एक यात्रा वृत्तांत है का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने देखा कि लेखिका ने सिक्किम के गंगटोक से युमथांग के लिए प्रस्थान किया। उनका जीप में उनका ड्राइवर था, वही उनका गाइड था। तो बीच बीच में जो प्रसिद्ध जगह थी, जो अत्यंत सुंदर जगह थी, तो उनका महत्व और उनके से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हुए जितेंद्र नारगे उन्हें ले जा रहे थे। उस सौंदर्य को देख करके लेखिका मंत्रमुग्ध सी हो गई। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तो उस हिमालय की विशाल सुंदरता को देख करके लेखिका को ऐसा लगा कि जीवन का आनंद है वह यही चलायमान जो चल सकता है वो सौंदर्य, यानी जो सौंदर्य निरंतर परिवर्तित होता रहता है, यही जीवन का असली आनंद है। अब देखो आगे देखते हैं। संपूर्णता के उन क्षणों में मन में इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। एकात्म होने का मतलब है जो मिलकर एक हो गया था, मतलब सुंदरता, उस संपूर्ण सुंदरता को देख करके लेखिका का मन मिल करके एक हो गया था। भीतर और बाहर की दोनों ही रेखाएं मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे का जो संसार है, खंड खंड होना मतलब टुकड़े टुकड़े होना। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। क्यों टूट गया आगे देखेंगे। उस सुंदरता को, जो हिमालय की चलायमान सुंदरता थी प्रकृति की, उस सौंदर्य में जो खोई हुई थी वो स्वप्न था, वह संसार खंड खंड हो गया। खंड खंड क्यों हो गया नीचे वाले पैराग्राफ में आएगा, बताएंगे आपको। दरअसल मंत्रमुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में, मंत्रमुग्ध मतलब जो मंत्र से मोहित हो, और तंद्रिल अवस्था बोलते हैं अर्धनिद्रित अवस्था, या नींद आने से थोड़ी देर पहले की जो अवस्था होती है, आधा नींद आधा जो है बोले ना अड़साया सो, तो उसको बोलते हैं तंद्रिल अवस्था। तो लेखिका मंत्रमुग्ध को मंत्र से मोहित और अर्धनिद्रित अवस्था में थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव से नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष मतलब अपेक्षा रखने वाला, इस सौंदर्य से उन्हें कोई मतलब नहीं था। जिस सौंदर्य को देख करके लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई थी, उस सौंदर्य से निरपेक्ष, उस सौंदर्य से कोई मतलब था। कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। अब देखो उस पर वाली बात का अर्थ यहाँ पर आया नीचे। अतीन्द्रिय संसार खंड खंड क्यों हो गया, क्योंकि लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी बैठी पत्थर तोड़ रही थी। अब लेखिका तो स्वप्न में मंत्रमुग्ध हो रही थी, उस सौंदर्य को देखकर खोई हुई थी, लेकिन वहीं पर ही कुछ औरतें उस पहाड़ पर बैठी बैठी पत्थरों को तोड़ रही थी। तो वह दृश्य देख करके लेखिका का अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। इस प्रश्न का उत्तर आ गया ना अभी। अब देखो आगे देखते हैं। गूंथे आटे सी कोमल काया, काया मतलब शरीर, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको बोलते हैं बड़ी टोकरी को, में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। अब देखो लेखिका को तो वह स्वर्ग से भी सुंदर जन्नत ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत बिखरी हुई हो, चारों ओर स्वर्ग ही स्वर्ग हो, लेकिन उस स्वर्ग में भी कुछ औरतें जो हाथ में कुदाल हथौड़ा लेकर के और पत्थर तोड़ रही थी। कईयों की पीठ पर तो उनके बच्चे भी साथ में थे, पीठ पर बच्चों को बांध रखा था और आगे हाथों से पत्थरों को तोड़ रही थी। तो वह दृश्य देख करके लेखिका का अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। क्योंकि लेखिका तो इस प्रकार के दृश्यों की वहाँ कल्पना भी नहीं की, वहाँ तो जन्नत स्वर्ग समझ रही थी उस दृश्य को, लेकिन वहाँ पर भी औरतें बैठ करके पत्थरों पर और पत्थर तोड़ रही थी। ये दृश्य देख करके लेखिका जो स्वप्न में थी, जो मंत्रमुग्ध थी, वह इस दृश्य को देख करके भौचंकी रह गई, अवाक रह गई। इतना स्वर्गीय सौंदर्य
नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच में। अब देखो ये तो सौंदर्य की बात आ गई। झरने, वादियाँ, फूल, नदी, सौंदर्य, यानी इतनी अधिक सुंदरता, और इस सुंदरता के बीच में क्या है? भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। मातृत्व मतलब माँ का प्रेम, तो बच्चों को अपने पीठ पर ले रखा था ना, तो माँ का प्रेम और श्रम साधना यानी परिश्रम, दोनों एक साथ साथ का, मेहनत भी और जो माँ का दायित्व है, जो माँ का कर्तव्य है, वह कर्तव्य भी दोनों साथ साथ निभा रही थी। ये इतनी सुंदरता के बीच में भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। वहीं पर खड़े BRO, BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन जो ये सेना का ये एक भाग होता है। उसका कर्तव्य दायित्व ये है कि सेना के लिए उस रोड को चालू रखना। उसका काम यही है कि सिर्फ रोड निर्माण करना। उसको कहीं पर बंद हो गई है, पहाड़ों में जगह जगह मलबा गिर जाने से और रोड ब्लॉक हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, तो उसका खोलने का कार्य, बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ हटाकर के उस रोड को सुचारू रूप से चालू करने का कार्य किसका है? BRO का है। तो वहाँ पर खड़े BRO के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी किसे बोलते हैं? चुहलबाजी बोलते हैं मजाक को। चुहलबाजी के में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। उसने क्या कहा कि जिन रास्तों से आप आई हैं और हिम शिखरों को देखने जा रही हैं, टक्कर लेने जा रही हैं, उनका सामना करने जा रही हैं ना, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी औरतें चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये। देखो आपने जो पहाड़ देखे ना अब तक, झुंझुनू वगैरह के मान लो या अरावली के मान लो, ये राजस्थान के ही नहीं, भारत के सबसे मजबूत पत्थर है अपने झुंझुनू वाली पहाड़ी का है। समझो तो आप, झुंझुनू जो पहाड़ी है ना, इन पहाड़ी का जो पत्थर है ना, वह पत्थर भारत के सबसे मजबूत पत्थरों में से माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में मेट्रो निर्माण का कार्य हुआ था, उसके लिए जो कंक्रीट गई थी ना, पत्थरों के छोटे टुकड़े, कंक्रीट गिट बोलते हैं, गिट गई थी ना, वो सारी झुंझुनू से गई थी। क्योंकि ये पत्थर बड़ा मजबूत है, इसमें जंग वगैरह, इसमें टुकड़े होकर के गलता नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता है। और तो पत्थर दो हथौड़े की चोट से टूट जाता है, लेकिन जो झुंझुनू वाला पत्थर है वह सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है। इसके विपरीत हिमालय बहुत ऊंचा है, विशाल है, लेकिन हिमालय में पत्थर बहुत कम है। वहाँ पर गार, मलबा टाइप अधिक है। तो वहाँ पर 2 घंटे लगातार वर्षा हो गई ना, तो ऊपर से पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं। पूरा पहाड़ का पहाड़ है, यानी वो मिट्टी गीली होती है, वो मिट्टी पूरी की पूरी दरक करके और नीचे रोड पर आ जाती है। तो इसलिए लेखिका ने कहा कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये। मेरे मुंह से अकस्मात अचानक निकला, वह संजीदा हो गया। संजीदा मतलब गंभीर हो गया। पहले आए ना वह चुहलबाजी के अंदाज में बोला, चुहलबाजी मतलब मजाक के अंदाज में। संजीदा यहाँ पर है गंभीर, क्योंकि थोड़ा गंभीर हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है। दुस्साध्य मतलब जिसे कठिनाई से सदा के कठिन कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना। दूसरा कार्य क्या है? पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट विस्फोट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़ की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। पाताल प्रवेश मतलब नीचे जो गहराई में नदी भरी है ना, वहाँ पर जाके गिरते हैं, थोड़ी सी चूक होते ही। तो हिमालय पर रोड बनाना, सड़क बनाना बड़ा कठिन कार्य है, दुस्साध्य कार्य है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। इसका अर्थ क्या है? आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। यानी इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत का सामना किया है, उसको जुटलाया है, उसको पीछे किया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया।
मानसिक चिन्ह बदलने का मतलब है जो विचार लेखिका के मन में चल रहे थे उन विचारों को छोड़ करके दूसरे विचार मन में आए। कौन से विचार? इस प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। तो जो दृश्य यहाँ पर देखा ना कि ये पहाड़ी औरतें अपने पीठ पर डोको यानी जो टोकरी होती है उसमें बच्चों को बांध रखा था, बिठा रखा था, तो वैसा ही दृश्य लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में देखने को मिला था। तो वहाँ पर भी पत्तों की तलाश में युवतियाँ अपने बच्चों को अपने पीठ पर बांधती हैं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाठे। देखो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, झरना बह रहा है बीच में से ही, ये देखो ये झरना बह रहा है, ऊपर से पहाड़ भी साथ साथ में आ रहे हैं। तो इस प्रकार के दृश्य आपको हिमालय में बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो लेखन क्या कहा, क्या समानता देखी, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाठे। वो जो आदिवासी युवतियाँ हैं वे तो घूम घूम करके पत्ते तोड़ती हैं, तो उनके पाँव फूल जाते हैं, पाँव में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये पहाड़ी औरतें पहाड़ों पर पत्थरों पर बैठ करके थोड़े से उनको पत्थरों को फोड़ती हैं तो इनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ठाठे का मतलब छाले। एक ही कहानी कह रहे थे, दोनों कहानी क्या कह रहे थे? दोनों ही, उसके फूले हुए पाँव और इसके हाथों में पड़े हुए छाले, दोनों एक ही कहानी कह रहे थे। कौन सी कहानी कह रहे थे? कि आम जिंदगियों की कहानी एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। कि सब कुछ सारी सभी जिंदगियों की आम जिंदगी है, उन आम जिंदगी की कहानी एक ही है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे मैदान हो, पहाड़ों की बातें हो चाहे मैदानों की बातें हों, सब दोनों की एक ही बात है। क्या बात है? कि सारी मलाई एक तरफ, यानी सारी सुख सुविधाएं, सारी खुशियां तो एक तरफ हैं, एक समाज के एक हिस्से को मिली हुई हैं, और जो सारे आंसू हैं, अभाव हैं, दुख हैं, यातना, पीड़ा, सह, ये सब क्या हैं? एक तरफ। यानी जो आम जिंदगी हैं वे चाहे पहाड़ की हो चाहे मैदानों की हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। क्यों? लेखिका उनसे थोड़ी दूर आ गई थी ना, वो BRO से बात करते करते उन पहाड़ी औरतों को देखते हुए। मुझे गमगीन, गम में डूबा हुआ, दुख में डूबा देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तो जितेंद्र ने क्या कहा कि ये तो मेरे देश की आम जनता है, गरीब जनता है, सामान्य जनता है, तो ये तो आप भारत में कहीं भी चले जाओ, काम करती हुई औरतें तो हर जगह मिल जाएंगी, तो आप इन्हें क्यों देख रही हैं? आप तो उसको देखिए जिसके लिए इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। और किसको देखने के लिए आई थी? पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए आई थी। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। लेकिन क्या कहा? ये जीवन का संतुलन है। संतुलन क्यों कहा? ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है। वेस्ट एट रिपेयरिंग का मतलब है कम लेना और ज़्यादा देना, यानी ये प्रकृति से कम लेती हैं और ज़्यादा देती हैं। देखो, एक धनी आदमी हो तो उस धनी आदमी के लिए आप ये मान लो कि उसे कह दो कि रोड बनानी है, तो आप उसे चाहे 500 रुपये मजदूरी के स्थान पर 5000 रुपया मजदूरी दे दो, लेकिन वह इतना खतरनाक कार्य पहाड़ों पर रोड निर्माण कार्य नहीं करेगा। इसके विपरीत ये कम पैसों में देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण का कार्य करती हैं। इसलिए कहा गया है कि ये कम लेती हैं और ज़्यादा देती हैं। देखो आगे, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। अब देखो, लेखिका तो उनको देख करके दुखी हो रही थी कि कितना इनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इनकी पीठ पर इनके बच्चे बंधे हुए हैं, ये कितना कम लेकर के समाज को कितना अधिक लुटा रही हैं। लेकिन इसके विपरीत वे सारी औरतों को उनसे कोई मतलब नहीं था, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वे तो किसी बात पर के खिलखिला करके हंस रही थी। तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का दिन हम कल करेंगे। धन्यवाद।